बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कारकर्दगी के हवाले से। बात होगी सिंध में जो जिन इंतखाबात हुए और उसमें पावर शो का ऐलान किया गया, पावर शो का बल्कि मुजाहिरा किया गया तो कहना गलत ना होगा। बात होगी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि सेनेट के इंतखाबात अब आ ही चुके हैं और मार्च में इसकी वोटिंग होनी है। और ख़रीदो फ़रोख्त का गोरख धंधा जिसे कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है। प्रोग्राम में आज बात होगी खुसूसी तौर पर पीडीएम के हवाले से भी कि पीडीएम जो एक मुश्तरका जमात बन चुकी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और JUI फे भी है। इन सब पर आज तबसरा होगा, बात होगी। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, हाउ यू, वेलकम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूँगा कि इस वक्त आप सेनेट में हैं और बतौर सेनेटर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह है कि आपको इस बार सेनेट का टिकट पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया? क्या क़यादत आपकी कारकर्दगी से खुश नज़र नहीं आई, ये वजह कुछ और है? देखिए, आपने ये क्वेश्चन आज दिन में 3 दफ़ा मेरे पास हुआ है। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मेरे मीडिया के लोग, मेरी पब्लिक के लोग, प्यार करने वाले अपना कंसर्न शो करते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरी पार्टी का जो फैसला हुआ है वो मुझे बदसत खुशी मंजूर है, एक्सेप्ट है। और पार्टीज़ में पार्टी की लीडरशिप को क्वेश्चन नहीं किया जाता और हमेशा जो पार्टी कहती है वो किया जाता है। इससे पहले जब उन्होंने मुझे वज़ीर दाखिला बनाया था, मैंने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मुझे क्यों बनाया। तो ये एक, अगर आप पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मेरा अगर उस सवाल का जवाब मैं आपको दूँ, सियासत में लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होता है कि क्या फ़ैसला करते हैं, उन्होंने कहा लगाना। मैंने 12 साल सेनेटरशिप की, वज़ीर दाखिला रहा, नारकोटिक्स का मैं एडवाइज़र रहा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा, इसके अलावा दर्जनों कमेटीज़ का मैं मेंबर रहा। दुनिया में एक मुझे शनाख्त मिली पूरी इंटरनेशनल, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। पाकिस्तान में मुझे नाम मिला। मैं जहाँ जाता मुझे बच्चे भी प्यार करते हैं। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की वजह से हुआ और उनकी शहादत के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। और मेरा कोई, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कोई ऐसी कारकर्दगी का मसला नहीं है। फैसला ये है पार्टी का कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर याद हो आपसे तो मैंने खुद कहा था कि अब हम जो 60 से ऊपर चले गए ना, वक्त आ जाता है कि लोग सठिया भी जाते हैं। तो अब हमें यंगस्टर्स को, जो हमारे बाद में आने वाले हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त। भी अपनी पार्टी के लिए उसी तरह ही काम करूँगा जैसे मैं पहले करता हूँ। मैं अभी, हमारे कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मेरी परसों से उनके साथ बिल्कुल कंसल्टेशन सही किस्म की हो रही है और जो मेरा तजर्बा है या जो मैं समझता हूँ कि कहना चाहिए वो भी कहा। कल आपने 2-4 इंटरव्यू मेरे और देखे होंगे, इसी तरह के सवाल भी हुए। और फिर मैं बेसिकली पहले भी और आज भी, जो मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान की बात की है, मुझे हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप देखें, आज फैट एक्ट पे मैं बोला हूँ तो ये प्योरली नेशनल सब्जेक्ट है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और मैं इस तरफ आना चाह रहा था क्योंकि फैटफ का आपने जिक्र भी कर दिया। फैटफ को आपने लास्ट ईयर ख़त भी लिखा था और जिसमें आपने यही बात की थी सदर फैटफ को लिख के कि ग्रे लिस्ट में नाम क्योंकि अमरीकी पोजीशन पर डाला गया, उसे निकालना चाहिए। आपने बड़ा काम वैसे सेनेट में किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ी काविशें आपकी रही हैं। क्या देख रहे हैं सेनेट के इस वक्त माहौल को, जो इस वक्त एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का गोरख धंधा बना हुआ है? जहांगीर तरीन साहब मैदान में आ चुके हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मद्दे मुकाबले इस वक्त हफीज़ शेख साहब भी हैं। नंबर ऑफ गेम का खेल का ये गेम है, कैसे देख रहे हैं इसको? मेरी एनालिसिस, मैं एक स्टैटिस्टिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे और जो कम्युनिकेशन होती है उस पर बड़ा बिलीव करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर जो होते हैं वो आपको पता या आपको, तो मैं ये समझता हूँ कि 18 नंबर से बढ़ जाएंगे। देखें, एनालाइज कर लें आप, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी रिश्तेदारी है वहाँ पे। मैं उस खानदान का नाम नहीं लेना चाहता, मशहूर खानदान है, शादी हुई बेटे की, ठीक है। क्या कभी कोड़म जिसे कहते हैं उनको कभी निकार होता है? नंबर 1। नंबर 2, कुछ MNA ऐसे हैं जो उन्होंने अप्रोच किया
जो है तो किसी और पार्टी, लेकिन वोट वो इनको देंगे। अब आज साउथ ऑफ पंजाब की तरफ महमूद में जो हमारे हैं वहाँ पे मखदूम साहब, हमारे रेजिडेंट हैं वहाँ के, उनकी रिश्तेदारी किनके साथ है? ठीक है, और इनके साथ भी रिश्तेदारी है, और वो तरीन साहब भी रिश्तेदार हैं। अगर वो तरीन साहब को आवाज़ मारेंगे अपने मोहल्ले से, तरीन साहब आ जाएँ, थोड़ी मुश्किल वक्त है, तो तरीन साहब भी शायद उनको ना करें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हल्का अहबाब है, तो वो आप जो हमारे बड़े बड़े पीर हैं जंग में भी, दूसरी जगहों पे भी, उन सब का आपस में ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो वो है, मैंने जो तल्लक रखते हैं उस पर्टिकुलर क्लास से, मेरा ख्याल है वो भी उन्हीं के साथ ही जाएंगे। अब आ गई बात कि कुछ लोग जिनके दिल में भड़ास है, जो किसी सूरत में अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, तो वो भड़ास निकालेंगे जो उनको डिप्राइव किया गया इन 2.5 साल में। तो उनकी उम्मीद जो है या बुग़्ज़ माविया में समझ लें, या उनकी शख्सियत को समझ लें, या उनकी कैंडिडेचर देख लें कि वो पीपल्स पार्टी की है, वो वोट उनको मिल जाएगा। आप देखें, खौफ क्यों, एक बड़ा सवाल है। नहीं, खौफ क्यों, पीटीआई क्यों खौफ क्यों बुलाया? इसलिए तो वो देख रहे हैं कि अगर तो ये सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो हमारा पलटा उल्ट हो जाएगा, इसलिए वो जोर लगा रहे हैं कि ओपन वोटिंग हो जाए, ताकि आर्डीनेंस भी लाया है। आर्डीनेंस के बाद उन्होंने सैटरडे को एक इजलास भी बुला लिया है। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश कर रहे हैं जॉइंट सेशन के थ्रू बुलडोज कर लें इस आर्डीनेंस को अप्रूव करवा के। लेकिन बात यह है कि अवाम सब देखती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी वोट की कीमत 70 करोड़ पहुँच गई है। तो मैं सोच रहा था कि अब कोई भी सेनेटर जब वो दाखिल हो रहा होगा पार्लियामेंट में, तो जो लोग बाहर देख रहे होंगे कहेंगे ये चलती फिरती 70 करोड़ का एक मशीन जा रही है, ये एक 70 करोड़ का एक बुत जा रहा है। अच्छा मलिक साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सदारती ऑर्डिनेंस की भी आपने बात की है, और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा आज ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा है कि अगर आप ओपन हैंड चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं हर तरह से। तो आपको लगता है कि एक तो कानून इस बात की इजाज़त देता नहीं है आपको, पाकिस्तानी आइन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक सीक्रेट बैलेटिंग होती है और ये किसी का भी हक है कौन किसको वोट देता है, लेकिन आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि इस वक्त जो 2 मुकाबले बड़े टफ हैं, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो मद्दे मुकाबले हैं हफीज़ शेख के, और आपने जिन ख़ानदानों का जिक्र किया है, तो वहाँ पे मुल्तान में भी एक बड़े पीर बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहिए? मुल्तान में बहुत सारे पीर हैं। अब मुझे नहीं पता किस पीर की तरफ इशारा किया है, वो किया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, सही पहुँच गया, तो अगर वो हैं तो मैं नहीं कह सकता, दोस्ती में शायद वो भी वोट दे दें। कुछ हालात और वाक़यात जो सामने हैं उनको भी देख लें आप। लेकिन मैं ये कहूँगा लेट देयर बी अ फेयर गेम, और फेयर गेम डिमांड करती है कि देयर शुड बी अ सीक्रेट बैलेटिंग। हाँ, अगर आपकी पार्लियामेंट फैसला कर लेती है और ये कहती है कि नहीं ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा भी है, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली से जो बात की है कि शायद वो समझने कि हम डर रहे हैं। हम डर नहीं रहे, हम सिर्फ डर रहे हैं एक चीज़ से, वो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहे। अल्लाह का एहसान भी है कि हमने हमेशा लड़े हैं। और एक चीज़ मत भूलें, सियासत तो हम कर रहे हैं सभी का। मुझे अफसोस हुआ कि हुकूमत की तरफ से कि फैट आप सर पे है, एक रेजोल्यूशन नहीं आया, एक स्टेटमेंट नहीं आई, एक जो कैंपेन चलना चाहिए था वो नहीं चला। हाँ, वोटों के लिए रो रहे हैं, हार्स ट्रेडिंग के लिए रो रहे हैं, अपनी सीटों के लिए रो रहे हैं, लेकिन कौम का जो बेड़ा गर्क हो रहा है ग्रेज लिस्ट में लेके उसका कोई जिक्र नहीं करता। क्या अच्छा था हुकूमत एक रेजोल्यूशन लेके आती, जॉइंट हाउस में जाता, उसके ऊपर वो पास होता, वो जॉइंट रेजोल्यूशन लेके हमारी हुकूमत के नुमाइंदे जाते वहाँ पे प्रेसिडेंट फैटा को कहते ये हमारी आवाम की आवाज़ है, दिस द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। यह है कि जाते जाते आपने कम से कम बीइंग ए सेनेटर, क्योंकि मुल्क का हिस्सा आप हैं, बड़े अहम रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, ये काम तो आपके सर पे है, और ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने ख़त लिख के एक बार फिर उनको ज़मीर को जगाया। एक लफ्ज़ मैं जाते जाते नहीं, मैं रहूँगा पाकिस्तान की सियासत में भी मुख्तलिफ अंदाज में आऊँगा, और रोज़ आऊँगा, ये भी मैं बता दूँगा।
नहीं, रोज आऊँगा, रीइमर्ज होऊंगा। ख्वाबों में तो नहीं आएंगे? नहीं, ये नहीं, कभी वो लोगों ने बड़े कहा कि, और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी ऑफरें थी, लेकिन मेरी पार्टी जो जिसके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं जेल में रहा हूँ, मोहतरमा के साथ 9 साल एग्जाइल में मेहनत करके नेगोशिएशन करके अपनी पार्टी को यहाँ पे लाया। उस पार्टी के 5 साल में जरदारी साहब की खिदमत में और जरदारी साहब की गाइडेंस में आगे चला, 5 साल ये भी आगे चलाए। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो काम किए हैं जिसमें मेरी पार्टी को नदामत नहीं होगी। मैं खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने चैलेंज किया हुआ कि मेरे लिए कोई करप्शन का केस निकाल दो, आंखें निकाल के सबसे बात की, और आज भी कर रहा हूँ। एनआर को चैलेंज किया मैंने, हुकूमत को चैलेंज किया, तो कुछ समझ के किया ना। तो ये जो लोग बात करते हैं ना कि ये पार्टी को छोड़ जाएगा, ये करेगा, पार्टी में मेरा खून है, पार्टी मेरी भी है, पार्टी में मेरा हिस्सा है। एज ए वर्कर मैंने काम करना है पार्टी के लिए, पार्टी को आगे लेके जाना है। और साकिब साहब, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी अपनी उस्ताद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से भी, और मेरी 70 साल उम्र हो गई है, 50 साल मेरा करियर है, मैं दुनिया को बड़ा करीब से समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरा वो वक्त है कि मैंने पार्टी का साथ देना है, पार्टी के आगे लेके चलना है। और वो इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पार्टी में कुछ लोग हैं मेरे दुश्मन हैं, वो जेलसी होती है। जब मैं इस सिचुएशन पे, इस सतह पे मेरी पार्टी ले आई, तो मेरे साथ दुश्मनी तो नेचुरल है, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं की, न करूँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत बेलॉस होकर डिफरेंट अंदाज से आप देखेंगे, पार्टी की लिमिट में रहते हुए, पार्टी के पैरामीटर्स में रहते हुए, पार्टी की खिदमत का एक नया रिकॉर्ड पैदा करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा इससे हट के, क्योंकि आपने बड़ी पोर्टफोलियोज मलिक साहब ने रखे हैं, और आप DG/FIA भी रहे हैं, आपने मिनिस्ट्री इंटीरियर भी संभाली हुई है, आप मोहतरमा के बड़े दीरन आप साथी हैं, हर मरहले में उनके साथ भी रहे हैं। अब ये छोड़ा सा शोशा मैं कहता हूँ अक्सर शेख रशीद साहब ने छोड़ा था कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट वो फरवरी में कैंसिल कर देंगे, तो कानून के मुताबिक ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं? 16 तारीख भी चली गई है। मैं डायरेक्ट इमिग्रेशन पाकिस्तान कर रहा हूँ, मैंने और फिर मैं इंटरपोल का हेड रहा हूँ, दुनिया के लाखों भी समझता हूँ। और मेरी तकरीरें जो हैं इंटरपोल में, इंटरनेशनल फोरम में रेफ़र होती हैं लीगल डिसीजन मेकिंग में। पहली अर्ज़ कर दूँ कि पासपोर्ट कैंसिल करने से उस बंदे की शहरियत ख़त्म नहीं है। अगर आज मैं फैसला कर लूँ कि मैंने पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना, तो क्या आपकी नेशनलिटी ख़त्म होगी? दिस इज़ योर प्रेरोगेटिव कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं कि नहीं करते। और अगर अप्लाई करके नहीं मिलता रिन्यूअल, फिर हुकूमत को उसकी एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। माना कि एक्यूज्ड हैं या नवाज शरीफ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, और मैंने सियासत को तो एक तरफ रख के, क्योंकि आपने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया है, वो हैं इस वक्त गए हुए हैं और उनके खिलाफ बकौल पाकिस्तान के उनकी एक्स्ट्रैडिशन मांगी हुई है। मैं ये लिख के देता हूँ आपको, रख लीजिएगा मेरा टाइम नोट पे। जिस मुल्क में भी डेथ पेनल्टी राइट हो, उसमें यूके का ला परमिट नहीं करता एक्स्ट्रैडिशन, ना डिपोर्ट करने की परमिशन देता। तो लिहाजा ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ को आप एक्स्ट्रैडिशन ट्रीटी के साथ या डिपोर्ट कर दिया। तीसरा, इंटरपोल के चार्टर में है कि इंटरपोल पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। कब वट में, तो ये तो फैक्ट है ना कि मियाँ साहब पॉलिटिशियन हैं, 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ जो पब्लिक को नहीं पता मैं बता दूँ, अगर वो आज ये चले जाएं UN के पास कि आई हैव बिकम अ स्टेटलेस सिटीजन, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने ट्रैवल करना है, तो UN का ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेजिएगा, रेड पासपोर्ट, वो दुनिया में किसी जगह बगैर इशू के जा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी सियासी बातें हैं। अगर मैं इस वक्त हेलम फेयर में होता तो मैं अपनी लीडरशिप को कहता नहीं, इनका वोट जो इनका इस वक्त पासपोर्ट है रिन्यू करके उनके घर में डिलीवर कर दें।
विद थैंक्स कि यू आर ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमको दे रहे हैं, आपका दिल जब करे पाकिस्तान आ जाना, कोशिश हम करते रहेंगे आपको लाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनकी 1 मिनट की बात मान लूँ कि ये एक्सट्रेडिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं किसी भी तरह, किसी चीज़ के तहत, तो उस वक्त भी तो डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, तो क्या अच्छा तभी दे दें। फिर अभी जो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त यूरोप में कम से कम 10 पाकिस्तानी सिटीज़न बिजनेस टाइकून पॉलिटिशियन हैं जिनके खिलाफ वहाँ की लोकल जो एजेंसियाँ हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग की। उनकी NCA जो होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो उनने पकड़ी हुई है उनमें कुछ लोग भी उनके काबू में हैं और कुछ लोगों को उन्होंने डिटेन भी किया हुआ है और वो मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। वो देख ही रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से चला गया और ये पैसे का बेनिफिशरी कौन है। तो आने वाले महीनों में आपको बहुत से स्प्लेंडेड सरप्राइज़ मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरात से गिरा हुआ है और फैटैप से अगर हम ना निकले तो हमारी इकानमी का कंज्यूमर निकल जाएगा और डबल कंज्यूमर निकलेगा हमारे कॉमन मैन का जब ये सारे के सारा बोझ आएगा। कि कैसी कौम हम बन चुके हैं कि कर्ज़े लेके हम नारे मारते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं यार खुदा के लिए। वो गालिब का शेर याद आ जाता है मुझे, पीते थे मुफ्त की शराब पर जानते थे हाँ जो आपको पता है कि फाका मस्ती उन्होंने कैसे निकाली थी वो चीज़। हम वो कौम बन चुके हैं कि हम आज इस्तेमाल कर लेते हैं कर्जा, कल को नहीं हम देखते हैं हमारे साथ क्या होना है। बड़ी ज़बरदस्त आपने मलिक साहब बात की है, लेकिन आपकी हुकूमत रही है पिछले 5 साल भी, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, उससे पहले आप लोग थे, तो कर्जे तो ये आप लोगों की हुकूमत से चलते हुए आ रहे हैं। इमरान खान साहब तो माजर साहब तो अभी 4था साल उनका चल रहा है। उसकी बात देखते, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जरूर निकाल लीजिएगा लोन्स पे। 52 में पहला कर्जा लिया था अयूब खान के वक्त, फिर हमें लत लग गई कर्जे। आपको पता ना, जिसको लत लग जाए काम ना करने की और हाथ मांग के चलाना, तो पाकिस्तान को आदत पड़ गई कर्ज़ों से चलाने की। हमारी कारकर्दगी जो जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ये होते थे कि IMF से कितना पैसा ले आए। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमने भी वही किया जो पहलों ने किया, उसके बाद हमारे आने वाले के बाद वालों ने भी यही किया। और ये साहब भी कहते थे मैं लोन नहीं लूँगा, लेना पड़ा। बेसिकली आप इतने स्ट्रांगली IMF और वर्ल्ड बैंक के क्लचेज में आ चुके हैं, निकलना मुश्किल है। मैंने ओपन हाउस में कहा था, देखो मैं ट्वीट करता था, पैनाडेमिक आ गई है और ये है एक नेशनल डिज़ास्टर, इंटरनेशनल डिज़ास्टर पैनाडेमिक। आप रिफ्यूज़ कर दें पैसा देना IMF को, कुछ नहीं बिगाड़ सके। और क्यों? फोर्स मजूर एक लॉ है कि जब आपके बस में चीज़ ना आप नहीं दे सकते, क्योंकि 20 साल देंगे, जो करना कर लो। इन द मीन टाइम अपने आप को सेटल करो। जब इन लोगों को मैंने कहा, लिख के दिया, ओ नहीं वो नाराज़ हो जाएंगे, मैंने ये आप लॉलीपॉप देंगे, कभी आपको 400 दे देंगे, कभी 500 दे देंगे, आपको लाइव रखेंगे ताकि आप रिग्रेट रिफ्यूज़ ना करें टोटल। फॉर गॉड से जो चीज़ वक्त पे ना की जाए, सही वक्त पे सही चीज़ ना की जाए, उसका नुकसान होता है। आप देख लेना, यही 5 साल के बाद कहेंगे क्यों जी क्या ही अच्छा होता हम रिफ्यूज़ कर देते। और आपके हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो थप्पड़ बाद में याद हो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बातें तो मलिक साहब आप बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं और जिससे नज़र आ रहा है कि आईना दिखाने की बातें की जा रही हैं। अब सवाल तो फिर यही शुरू होता है कि मुशर्रफ के बाद सबसे पहली हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ज़ाहिर है वो वक्त ऐसा था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हुई। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए। तो ये जो फार्मूला है कि कर्ज़ नहीं लेना है या कर्ज़ वापस नहीं करना है, तो वही सिलसिला आज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, ये जो रेंटल पावर की हम बात करते हैं, ये आप ही के दिनों के मंसूबे लगाए गए हैं, आपकी हुकूमत के लगाए गए हैं, जिसको आज तक पाकिस्तानी कौम को ही भुगतना पड़ रहा है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जब आए थे तो यही हालत थी। जरदारी साहब ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया और हम चले गए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की एक फेज तहत। तो वो लोग जो हमारे ख़िलाफ़ थे वो कन्वेंसिंग करनी शुरू हो गए कि पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आई ना, आज उसका उल्टा हो गया कि वो लोग जो हमारी कन्वेंसिंग करते थे कि पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए, वो खिलाफ हैं कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना चाहिए। हमने बगैर हाथ फैलाए एक फार्मूला लगाते हुए पार्टनरशिप कर ली और हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया। ROZ बन गए, जंग के माहौल में भी हम लड़े। लेकिन यहाँ फिर बाद में जो लोग आए
उन्होंने डायरेक्ट जो है वो फाइनेंसिंग करवाई और बड़ी महंगी फाइनेंसिंग कराई। अब मुझे डर है कि ये सी पैक में हम क्या कर रहे हैं। देखें, सी पैक को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हमारी नाराज़गी हो रही है। I'm सॉरी, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, उन्होंने सी पैक के साथ सारे मुआहदों में ये फैसला किया था कि जो बिजली खरीदेंगे वो उसी दिन ही विदिन 90 डेज़ पेमेंट कर देंगे। अब मेरे पास ढेरों शिकायतें आई हैं जिसमें ये 180 डेज़ गुजर गए हैं, उनके पैसे जो उन्होंने बिजली बनाई उनको नहीं दे रहे हैं। तो कौन नाराज़ होगा? चाइना। जब चाइना के बिजनेसमैन नाराज़ होंगे तो फिर कौन नाराज़ होगा? चाइना। तो मैं ये हुकूमत से कहना चाहूँगा, आपकी वसासत से, कि इतने नई मत बनो। जो एक सॉवरन एग्रीमेंट आप लोगों ने किए हुए हैं उनसे पैसे उनको देने का, उसकी कीमत देने का। हाँ जी, हम इसलिए दे रहे कि हमारी चोरी हो गई थी। किससे, कहाँ से चोरी हो गई थी? और फलानी डिस्को से 15% हो रही है, फलाना जो है केल एक्टर से 30% हो रही है। भाई अगर चोरी हो रही है, इज नॉट नन ऑफ द बिजनेस ऑफ सी पैक बिजनेसमैन होल्डर्स। ये चाइना का कसूर तो नहीं, आपकी चोरी तो रोकना आपका काम है। और चोरी भी अगर आप सी पैक के प्रोजेक्ट पे डालेंगे तो यार कौन आएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए? तो ये मैं बहुत बड़ी एक आपको एक चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये पब्लिक को जाना चाहिए और हुकूमत को फ़ौरन पेमेंट करनी चाहिए उन IPs को, ताकि जो हमारा इसको सी पैक में सिचुएशन चल रही है, वी आर सफरिंग, वी शुड गेट आउट ऑफ इट। जो लोग सी पैक के दुश्मन हैं या सी पैक के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो कामयाब मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है आपसे करना चाहूँगा कि सिंध में आपकी हुकूमत है और सिंध के सारे हालात आपके सामने ही हैं। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ केसेस ऐसे भी चल रहे हैं, वो बेशक अदालत में केसेस हैं, डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, कि एक बलोच सरदार की बेटी उमर रुबाब, वो देखा है आपने, बहुत ज़्यादा वायरल रही है बीच में भी इशू, उसके नंगे पैर कोर्ट जाना, उसके पेरेंट्स को कत्ल किया गया, उसके फैमिली मेम्बर्स को, और कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, आपके 2 MPs इसमें शामिल हैं। ये इल्ज़ामात भी, ये दादू साइड पे ये, हाँ जी। देखिए, मैंने भी ये देखा था, इन्वेस्टिगेट किया मैंने इसको। कानून को हाथ में लेना वो कोई भी लोग ले, मैं नहीं समझा उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि वो जो नंगे पैर हमारी बहन या हमारी माँ जाती है उसके घर जाएं अपनी टीम के साथ, पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर घर जाएं और जस्टिस उनकी तलहीस पे लेके जाए। और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ये साबित करती है कि ये प्लांटेड है, तो फिर जिसने प्लांट किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं 5 साल सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को डील किया, NPM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको लोग मुझे वाइसराय ऑफ सिंध भी कहते थे, लेकिन मुझे एक फ़ख्र है कि उस वक्त मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाली, चीज़ों भी संभाला, और जो लड़ाई झगड़े थे वो भी नहीं होते थे। और जहाँ कोई ऐसी चीज़ होती थी मैं खुद भी पहुँचता था, दो मेरा डायरेक्ट वास्ता नहीं था, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब ने मुझे इनडायरेक्ट उसकी एक सौंपी हुई थी, तो मैंने सारी पार्टी को साथ रखना था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी थी, मैंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी लेके चलना था। फिर आपको याद होगा कि जब मेरे पे प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा कि मैं वाइसराय बन गया हूँ, एक दिन मैं इस्लामाबाद से कराची गया, मैं जहाज़ में सोचा, मैंने कहा मैं 5 साल से भी ज़्यादा काम कर चुका हूँ, तो ये टाइटल मेरा कहीं पक्का ही ना बन जाए। तो मैं गया सर, उसी दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की बगैर जरदारी साहब को कंसल्ट किए हुए। मैंने आज से मेरा ये फैसला है कि मैं सिंध की सियासत से निकल रहा हूँ और सिंध की सियासत, सिंध के लोग जो हैं वो MPM के साथ हैंडल करें। अगर मेरी कोई ज़रूरत पेश आई तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। उस दिन के बाद निकला, जरदारी साहब मेरे नाराज़ भी हुए कि तुमने क्यों किया। मैंने कहा मैं अपनी विजन के मुताबिक चलता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने ये जारी रखा तो कुछ सिंध के भी दोस्त हैं, कुछ दूसरे भी हैं, मैं उनकी दुश्मनी करते करते जो मेरी साख बनी है वो अफेक्ट होगी। आपको याद है उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ एक्शन हुए और उतने ही एक्शन हुए जितने मैं समझता था होने चाहिए। मैंने उनको इसमें कोई शक नहीं है, उसमें मैंने नहीं, उसमें ये भी देखी कि उसके ख़िलाफ़ मैंने उसको बैन भी किया, सब कुछ किया। He was arrested from Dubai. He came under whatever understanding. अब जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन ये सारा कुछ तो हो गया। लेकिन वो लोग जो इसकी वजह से जेल में गए या इसकी वजह से एक डेफमेशन का क्लेम चला, उसको कौन देखेगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ घोड़ों के मरब्बे से लेकर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे थे, बाद में एग्जानोरेट हो गए।
क्या आसिफ जरदारी की वो जवानी के दिन इनको दे सकते हैं वापस? नहीं। क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाती रहीं, जिन्होंने मुल्क से उनको निकाला, वो भी आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अगर उस फार्मूले के साथ हम चलें तो शायद हालात कुछ डिफरेंट होंगे। सर बिल्कुल एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी गुफ्तगू आपने थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एहतसाब का नारा लगा कर आया तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के, एहतसाब होगा, करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ें लगाई हैं। जब ज़मीनों के कब्ज़ों की बात की जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आया जाता है, वडेरों की बात की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आया जाता है। वफाक में अगर हम यहाँ देखें तो जिस तरह ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जहाँ इनके अपने लोग बैठे हैं, तो इस पर सेनेटर्स क्यों खामोश हैं और क्यों खामोश है रुकन कौमी असम्बली? इसका मोटो लिया, मैंने एक्शन लिया। जो ज़मीनें सरकारी पे कब्ज़ा हुआ, मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, जैसे सिसिली में, इटली में माफिया मर्ज हुए थे, हमारी हुकूमतें मजबूर हैं उन लोगों के, और हर दौर में हर हुकूमत में कोई एक नाम इमर्ज होता है और तो वही सब कुछ चलाता है। और आज भी पाकिस्तान में बड़े बिल गेट हैं, जो बिल गेट बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, वो पहले भी थे, अब भी हैं और शायद आगे भी। मैं सिंध में पढ़ा हूँ, सिंध में मैंने ग्रेजुएशन की, सिंध में मैंने वोट रजिस्टर कराया क्योंकि मुझे प्यारा लगता था। मेरा आईडी कार्ड भी सिंध का बना था। बहुत से लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि रहमान मलिक नान सिंधी है। मैं सेटलर सिंधी हूँ, जैसे एमपीएम के लोग या दूसरे हैं। तो मैंने 2 इलेक्शन वहाँ से लड़े। मैंने कराची यूनिवर्सिटी का इलेक्शन एज ए सेक्रेटरी जनरल लड़ा स्टूडेंट यूनियन में। तो ये मैं क्लैरिटी उनको देना चाहता हूँ कि मैं आपका साथी हूँ, आपके साथ रहूँगा। मैं किसी जगह भी हूँ, मैं सिंध के मफाद को एनएफसी से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ को वो डिफेंड करूँगा और उस हद तक करूँगा जो सिंध के मेरे भाइयों के लिए ज़रूरी है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद इस सेनेट के बाद आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है, वो ये है कि मेरे हिसाब से मेरा ओहदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरी डेजिग्नेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सारे डेजिग्नेशन आते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा डेजिग्नेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है। और जब मैंने वो ओहदा अपना लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा अपने सीने पे लगा के दिमाग में डाल दिया, तो मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ ओहदे की ज़रूरत होगी, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो स्टार है वो मेरे साथ होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर रहमान मलिक साहब। और मलिक साहब ने जिस तरह वाज़ेह तौर पर 2 टुक पैगाम दिया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी, कि सेनेट में जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, वो जल्द मंजर आम पर आएंगे भी और इसके तमाम शवाहिद भी हमें नजर आएंगे कि किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के दावे मुकम्मल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रहमान मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पर यह दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 से ज़ायद सेनेट में नशिस्तें निकालने में कामयाब होगी। सेनेटर रहमान मलिक साहब ने अपने टिकट से मुताल्लिक यही कहा कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के ये देराना साथी हैं और किसी मफाद के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की साथी हैं और जरदारी साहब के ताहयात के साथी रहेंगे। इस वक्त सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। ये ज़रूरी नहीं कि ओहदा रहे या ना रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हिस्सा हमेशा रहेंगे। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम जो इस वक्त मिलकर इलेक्शन में जा रही है, इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, या फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो दावे कर रही है, किस हद तक कामयाब होती है। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।